and welcome to the Achieve Lakshya. Today we will start class 12, chapter number 5, South Asia and the Contemporary World. Okay, now South Asia. साउथ एशिया शुरुआत में ही एक बुनियादी सवाल जो है वो खड़ा होता है। एक बुनियादी सवाल की अगर बात करते हैं तो साउथ एशिया क्या है। साउथ एशिया में 7 जो हैं 7 कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये 7 कंट्रीज हैं भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब बात करते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा कि चाइना चाइना भी दक्षिण एशिया में शामिल होना चाहिए, लेकिन चाइना को दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं माना गया है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। इसमें नेचर वाइज अगर बात करते हैं तो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी जो है वो एक तरह से इसको पार्टीशन किया गया है। ठीक है, नेचर वाइज। नाउ सबसे पहले जो है हम इन 7 देशों में जो है मुख्य 4 जो मेन जो 4 जो कंट्रीज हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसकी पॉलिटिक्स कंडीशन हो गई, उसकी मिलिट्री पावर हो गई, किस तरह से जो है वहाँ पर रूल हो रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुई है, वो सारा जो है हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ओके, इसमें जनरल अयूब खान took over the administration of Pakistan after adopting the first constitution. Ayub Khan gave up office due to popular dissatisfaction. इसमें क्या बताया है कि संविधान की जो बागडोर है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान जब एक तरह से पार्टीशन हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पूरे शासन की बागडोर किसने संभाल ली थी? अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। उसने अपना निर्वाचन करवा लिया, उसने अपने आप को इलेक्ट करवा लिया। और जिस वजह से जब एक तरह से मिलिट्री रूल हुआ तो वहाँ की जो जनता जो थी, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने बहुत मतलब उसका विद्रोह किया, उसको एक तरह से कि नहीं मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, शासन की बागडोर जो है वो अयूब खान के हाथों में नहीं आनी चाहिए, मिलिट्री रूल के हाथों में। जिसके बाद जनरल अय्या खान का जो रास्ता था वो साफ हो गया और जनरल अय्या खान ने क्या किया? शासन की बागडोर जो थी वो अपने हाथों में ले ली। अय्या खान के सैनिक शासन के दौरान ही पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1971 में भारत के साथ युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो था वो टूट गया और एक क्या बना? एक अलग राष्ट्र बना। ठीक है, इसके बाद अय्या खान के बाद कौन आया सरकार में? अय्या खान के बाद जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी, डेमोक्रेटिक रूल अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। नाउ आफ्टर दैट 1977 में द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? 1977 में एक तरह से अलग नेतृत्व की सरकार बनी। ठीक है, जो जिया उल हक जो थे सरकार को गिरा दिया था उन्होंने, और उन्होंने एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का उन्हें सामना करना पड़ा। नाउ इसके बाद बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी, एक डेमोक्रेसी मूवमेंट जो थी वो हुआ, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया था। नाउ 1988 और 1977 में जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट जो थी अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ, इस तरह से डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो थे वो चलते रहे इनके नेतृत्व में। ठीक है, नाउ इसके बाद 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने और नवाज शरीफ को हटा दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और उसके बाद 2001 में 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपना जो इलेक्शन जो था वो एक प्रेसिडेंट के रूप में करवा लिया था।
पाकिस्तान में अब भी जो है एक तरह से मिलिट्री पावर भी जो है और एक तरह से डेमोक्रेटिक जो है शासन मौजूद है। नाउ 2018 की अगर बात करते हैं, आज के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इमरान खान ने जनरल इलेक्शन जो है वो जीते और एक तरह से 22nd जो थे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के बने। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों वहां पर पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी जो था वो फेलियर हुआ। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं पहले पॉइंट की, सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री का। ठीक है, जो मिलिट्री का जो मेन वहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहा, इसका एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड जो पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया। इंडिया के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहा मिलिट्री पावर को लेकर, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ ए जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। वेस्टर्न कंट्रीज बिलीव दैट मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान is more suitable to check global Islamic terrorism and to avoid the measure to nuclear। एक तरह से बात करते हैं कि किस तरह से वहां पर जो था एक मिलिट्री पावर रही, या जो धर्म गुरु होते हैं मुस्लिम के, उन्होंने भी डेमोक्रेसी को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया का तो खैर है ही डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये भी एक तरह से वो डेमोक्रेटिक रूल को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कर पाया। नाउ बात करते हैं अब अगले देश की, जिसमें बात डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ठीक है, 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश जो था वो किसका पार्ट था? पाकिस्तान का पार्ट था, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान जो था वो कहलाता था। 1971 में बांग्लादेश जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट का उनको सामना करना पड़ा। पॉपुलर मूवमेंट कौन सा? डेमोक्रेसी को लेकर। 1947 और 1971 से तो एक तरह से वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब वो अलग देश बन गया, तो यहाँ पर बात करते हैं कि शेख एक तरह से यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से जो शेख मजूबर रहमान जो थे, उन्होंने पूरा बांग्लादेश का जो नेतृत्व था अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर लोगों ने स्वायत्तता की मांग करी, लोगों ने एक डेमोक्रेसी सरकार की मांग करी। तो उन्होंने क्या किया, शेख मजदूर रहमान ने 1970 में चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, जिसमें अवामी लीग को भारी बहुमत जो है वो सरकार जो है वो बनकर आई। लेकिन सरकार पर जो एक तरह से पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, इस बहुमत को मानने से इनकार कर दिया था। शेख मजूम को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि अभी भी पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब एक तरह से कंट्रोल था। जनरल अय्या खान को बांग्लादेश, पूर्वी बांग्लादेश में बंगाली जनता के आंदोलन का सामना करना पड़ा। भारी संख्या में लोग मारे गए, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। इसमें बात करते हैं मिलिट्री जो रूलर है जहर रहमान वॉन इलेक्शन रूल्ड द कंट्री, लेटर वाज आल्सो assassinated। नेक्स्ट रूलर was लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। नाउ बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट का इनको सामना करना पड़ा। बांग्लादेश फॉलो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी जो थी बेस्ड ऑन ए मिलिट्री पार्टी सिस्टम। ओके, नाउ अब नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं हम नेपाल की। हाँ जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अगले देश की, नेपाल की। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम। ठीक है, एक हिंदू राज्य है जो आधुनिक काल तक कई सालों तक यहाँ एक तरह से राजतंत्र का जो है वो नेतृत्व रहा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो था वो यहाँ पर सेप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, किसके द्वारा? किंग और आर्मी के द्वारा।
ठीक है, जो एक तरह से डेमोक्रेसी को लेकर जो मूवमेंट शुरू हुआ था। नाउ 1990 में किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। 1990 में उसको एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद देखते हैं कि 1990 में जो मॉयस जो थे, यानी कि मायोवादी जो थे, वो किस तरह से पूरे नेपाल पर अपना इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, अपना प्रभुत्व या अपना एक तरह से प्रभाव जमाना चाहते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई बिटवीन गॉरिलास एंड द किंग फोर्स और मॉयस के बीच में। बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो गतिविधि हुई, डेमोक्रेसी जो था वो अभी तरह से पूरी तरह से रूल नहीं हुआ था। नाउ इसके बाद 2006 में, ठीक है, एक बहुत ही मासिव, एक बहुत ही मास लेवल पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जो था लेड बाय, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया कि डेमोक्रेसी यहाँ पर होनी चाहिए। और एसपीए यानी कि 7 पार्टी अलायंस के द्वारा द मॉयस एंड द सोशल एक्टिविटीज जो राजा ज्ञानेंद्र जो थे, उन्होंने एक तरह से पार्लियामेंट जो थी वो ऑर्गेनाइज की। उसके बाद जो था 2006 में यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल जो था, वो इलेक्शंस जो थे वो यहाँ पर स्टार्ट किए गए। इसके बाद जो पार्लियामेंट जो थी वो गठित की गई। किंग रिस्टोर्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉपुलर डिमांड। ठीक है, बहुत ज़्यादा देश के लोगों के द्वारा, नेपाल के देशवासियों के द्वारा किस तरह से डिमांड की जा रही थी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, और जिस वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी जो थी वो स्थापित हो गई। नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बिल्ट हुआ। उसके बाद अब बात करते हैं अगले देश की, श्रीलंका की। श्रीलंका में 1948 में श्रीलंका को क्या मिली? गॉट इंडिपेंडेंट, आज़ादी मिली। श्रीलंका में एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री जो थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद से आपने याद रखना है कि श्रीलंका में 1948 में जब स्वतंत्रता मिली, उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी का रूल जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ श्रीलंका की पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से डोमिनेटेड रहा श्रीलंका में। मेजॉरिटी जो सिन्हाल्स जो थे, वहाँ पर तमिल जो लोग थे, जो बहुत ही कम संख्या में, अल्प संख्या में लोग जो थे तमिल वासी, तो उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से डोमिनेट करते थे। ठीक है, जो सिंहली जो समुदाय था वहाँ का। इसके बाद इसको लेकर बहुत बड़ा, मतलब तमिल जो लोग थे उन्होंने एक तरह से संगठन का, एक ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। इसमें लिट्ठे के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर एक तरह से मूवमेंट हुआ। ठीक है, 1983 की बात करते हैं तो आर्म स्ट्रगल बिटवीन लिट्टे एंड, जो भी मैंने बताया कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन गठित किया है, जिस वजह से आर्मी का, जो श्रीलंका की जो आर्मी थी और ये जो लिट्टे थे, तो किस तरह से एक स्ट्रगल हुआ इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि वहां पर लिट्टे को एक तरह से तमिल जो वासी जो थे उनको क्या किया जाता था? डोमिनेट किया जाता था, उनकी भाषा को लेकर या उनकी चीज़ों को लेकर, जिस वजह से लिट्टे डिमांडेड तमिल इलम और सेपरेट कंट्री। ठीक है, वो एक सेपरेट कंट्री की मांग कर रहे थे बहुत बड़े लेवल पे। 1987 में इंडिया सेंट मिलिट्री ट्रूप्स टू श्रीलंका। अब जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए श्रीलंका में तमिल वासियों को लेकर और एक तरह से सिंहली समुदाय को लेकर, जिस वजह से इंडिया को जो था वो पीसफुली इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर उन्होंने आर्मी भेजी। ठीक है, क्योंकि तमिल जो है कहीं ना कहीं इंडिया से एक तरह से संबंधित थे, जिस वजह से श्रीलंका में बहुत ही पीसफुली तरीके से सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब श्रीलंका में सॉ द इंडियन मिलिट्री एक्शंस एंड अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो था वो एक हाई लेवल पे आ चुका था। और इसको शांत करने के लिए मिलिट्री पावर ने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया।
1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेंडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ पर बात करते हैं जो सेना गई, जो इंडिया की तरफ से सेना गई थी, उसको क्या बोला गया था? शांति सेना। ठीक है, एक पीस जो आर्मी उसको बोला गया। यहाँ पर वो खुद ही वहां पर शांति कायम करने के लिए वो गई थी, लेकिन वहां पर वो खुद ही एक तरह से स्ट्रगल में, एक तरह से पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस चुकी थी। लिट्ठे के साथ, जो लिट्ठे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ उनका एक तरह से संघर्ष हुआ, जिसके बाद 1989 में कहीं ना कहीं इंडिया ने इस शांति सेना को वापस बुला लिया विदाउट अटेंडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। उन्होंने अपना जो लक्ष्य जो था वो पूरा नहीं किया, लेकिन उसके बीच में उसको वापस बुला लिया गया। उसके बाद 2009 में श्रीलंकन आर्मी डिफीटेड द लिट्टे एंड री एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ द इंटायर कंट्री बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, किस तरह से वहां पर गवर्नमेंट जो थी वो किसकी स्थापित हो गई? एक तरह से जो श्रीलंका ने जो था, श्रीलंका की आर्मी ने लिट्टे को क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था। उसके बाद पूरा कंट्रोल जो था वो श्रीलंका के सहेली समुदाय का हो चुका था, जिस वजह से वो पूरा कंट्रोल जो है वो स्थापित कर चुकी थी। नाउ बात करते हैं इसके अचीवमेंट की श्रीलंका में, कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इसके बावजूद, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद, यहाँ पर जो श्रीलंका के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, यहाँ पर फिर भी अचीवमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, सक्सेसफुल कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, फर्स्ट लिबरेटेड इकोनॉमी इन द रीजन, हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक पावर, डेमोस्ट्रेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने अब इस संघर्ष के बावजूद अपनी इकोनॉमी को किस तरह से एस्टेब्लिश किया। नाउ इसके बाद अब 4 देशों को हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है। इसके बाद हम इसके जो बेसिक रिलेशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, श्रीलंका के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से, ये जो जो वीडियो बनाई गई है ये एक तरह से पॉइंट वाइज बनाई गई है। अगर आप इसको ही रिवाइज कर लेंगे तो दैट इज इनफ फॉर द एग्जाम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ टॉपिक और हैं जो इसको कवर करेंगे, तो पढ़ते रहिए। शुक्रिया।